कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 ट्रिग्नोमेट्री का करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, बट बिफोर दैट मैं आप लोगों से कुछ अपनी बातें कन्वे करना चाहता हूँ। आप लोगों के जो एग्जाम्स वगैरह होंगे वो तो शेड्यूल टाइम पे होंगे, मीन्स 2021 मार्च वगैरह में, फेब मार्च में वो टाइम फिक्स रहेगा आपका। बट ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये लॉकडाउन का पीरियड आगे में भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में केसेस हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मई या जून के 10-15 तारीख तक कुछ गुंजाइश है। लोगों से रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि प्लीज आप लोग जो है अपना शेड्यूल बना करके अपना प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एक बार अगर आपके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे और उस वक्त कोचिंग वगैरह भी ओपन होंगे, और जो बच्चे फास्ट ग्रैब नहीं कर पाते, जिनकी स्पीड उतनी तेज नहीं है, जिनको समझने में समय लगता है, उनके लिए ये समय बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों के लिए भी जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि मुझे 85 प्लस लेके आना है। हाँ, अगर आपको जस्ट पास होना है या आपका एक कोई मोटिव नहीं है, आपको बस नॉर्मल एक एवरेज स्कोर आ जाए और आपको बस कॉलेज जाना है करके पढ़ना है, तो जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए। बट मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या अगर आपको थोड़े अच्छे स्कोर आ जाएंगे या आप बेहतर स्कोर लेके आ जाएंगे तो आपके लिए क्या वो प्रॉब्लम होगा या आपको बुरा लगेगा वो मार्क्स? नहीं। अगर आपको मार्क्स बुरा नहीं लगेगा तो आपको मेहनत करने में बुराई क्या है? आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा अगर आप ये समय यूटिलाइज नहीं करेंगे। अभी आपका ऑलमोस्ट हमारे जो स्कूल्स वगैरह जो क्लोज हुए थे वो मार्च में हुए थे, मार्च, अप्रैल, नाउ इट्स कमिंग टू मे। सो मई अगर आ रहा है और अप्रैल पूरा लॉकडाउन जा रहा है, 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है, और ये 3 मई के बाद भी एक्सटेंड होने वाला है, तो आपके 3 महीना इस तरीके से निकल गए। जबकि यूजुअली मार्च के एंड से या अप्रैल फर्स्ट वीक से ही 10th की जो पढ़ाई होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आप 2 महीना पीछे जा रहे हैं, बट आपका शेड्यूल तो वही रहेगा एग्जाम का ना। तो ये समझना पड़ेगा कि आपका वैसे तो देखा जाए तो नुकसान नहीं है, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, और वही मैं करना चाहता हूं। मैं इसीलिए वीडियोस बनाना शुरू किया ताकि आपका लॉस ना हो। आपके पेरेंट्स लोगों से पूछिए उनको तकलीफ कितनी हो रही होगी, वो घर पे बैठे हैं और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, उनके पास पैसे नहीं होंगे, और आगे चल के जब एडमिशन वगैरह नेक्स्ट ईयर 11th वगैरह में कराना होगा, आपके स्कोर कम होंगे तो कॉलेजेस में भी फीस बहुत ज्यादा लगने वाली है, कोचिंग में भी आपकी फीस बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए और सबसे बड़ी बात अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहते? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डोंट वेस्ट योर टाइम। समय के साथ चलिए, समय से आगे तो नहीं निकल सकते, लेकिन समय के साथ चलना सीखिए। हमें यही टाइम है जब आपके पास पूरा दिन है, आपको स्कूल नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, कोई एक्टिविटी नहीं है, घर पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। वो भी नहीं कर रहे हैं आप। अगर नहीं कर रहे हैं आप और नहीं करना चाहते तो इससे आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आप लोग जो कोशिश भी कर रहे हैं और जो आपके फ्रेंड नहीं कर रहे हैं, ये मेरा मैसेज प्लीज उनको कन्वे कीजिए। और कोशिश यही कीजिए कि जैसे जैसे मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ वैसे वैसे आप तैयारी कीजिए, जो प्रॉब्लम सेट है उसको कीजिए। मैं साइंस के वीडियोस भी बनाने वाला हूँ, जैसे ही ज्योमेट्री का 3 चैप्टर हो जाएगा, अलजेब्रा होने वाला है ऑलमोस्ट, मैं साइंस 1 का स्टार्ट करने वाला हूं। तो इसके हिसाब से आपका पूरा मई वगैरह अगर भी जाएगा भी, अगर मई पूरा जाएगा तो भी हम लोग का ऑलमोस्ट प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हो गया होगा जो हमारे वेकेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ 2 चीजें समझनी है, उसको समझ लेंगे। और ये जो बेस्ड है, ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, तो आप कह सकते हैं ये एप्लीकेशन है उसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसमें पहली बात समझ लीजिए, सपोज यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको उसको देखना है। ठीक है, तो आपके एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, वो एकदम सामने आपके सेंटर टू सेंटर है, तो ये आप सीधा सीधा इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे लाइन ऑफ विजन, इसको कहेंगे लाइन ऑफ विजन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा लाइन ऑफ विजन। सपोज आप P पे हैं और यहाँ Q पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो आपने उसको देखा तो स्ट्रेट लाइन है, और जो एंगल बनेगा वो 0 का एंगल बन रहा है आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में। दूसरा जो आता है वो हो जाता है, सपोज आप यहाँ पे हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे हैं, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे मैंने सपोज M ले लिया,
और ऑब्जेक्ट जो है आपसे जो आपका जो हॉरिजॉन्टल पे है, आप सपोज आपका जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है और ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर, आपसे हाइट पे, आप ऊपर ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। सो ये जो लाइन होगी, ठीक है, ये जो लाइन होगी, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये बातें ध्यान से देखिए, आपको यही चीजें अभी यूटिलाइज करना होगा। इसका एप्लीकेशन है, जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसको समझे बिना आप वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमसे हाइट पे है, हमसे ऊपर है, हम इस तरीके से उसको ऊपर देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये जो एंगल बनेगा, ये जो हमारा रेफरेंस है और उससे ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है, तो जो हम ऊपर देखेंगे जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, हाइट पे है हमारे, ठीक है। सो दूसरा एक और आता है, सपोज हम यहाँ पे हैं, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, हम यहाँ पे हैं और ऑब्जेक्ट हमसे नीचे है, ऑब्जेक्ट हमसे नीचे है, ठीक है। तो हम जब उसको देखेंगे, ये सपोज क्यू है यहाँ पे, ये अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल का है, ये जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ से मैंने लिया है, ये मेरा बेस पॉइंट है, यहाँ से जब मैं नीचे देखूंगा, ये जो एंगल बनेगा, मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा, मैं जब नीचे देखूंगा, कोई नीचे है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखना। ये दो चीजें ध्यान में रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A person is standing at a distance 80 meter from a church looking at its top. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. ठीक है। So यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने कोई चर्च है, ठीक है। तो चर्च का ऑब्वियस है मुझसे ज्यादा हाइट रहेगी। मैं क्या कर रहा हूँ, चर्च को देख रहा हूँ। तो जो मैं चर्च को मैं देखूंगा तो मेरा जो एंगल बनेगा, मेरे आई का जो एंगल बनेगा ऊपर देखने का, वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये एंगल कितना बना, ये 45 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने देखा तो ये जो एंगल बना ये 45 डिग्री का है। तो जो हाइट है, सपोज ये चर्च है यहाँ पे, ठीक है, ये चर्च है, तो मैंने इसको ए और बी ले लिया। चर्च की हाइट मैंने ए और बी ले लिया, यही हाइट मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं एट पोजीशन सी, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, ठीक है। यहां पे कोई खड़ा है और वो क्या करना है, उसको यहां पे टॉप पे देखना है। ये जो चर्च है, चर्च के टॉप पे देखना है, ठीक है। ये चर्च है, चर्च के टॉप पे उसको देखना है, ए पॉइंट पे देखना है। और जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बना बच्चों, ये 45 डिग्री का एंगल बना है, ओके। अब क्या बोल रहा है वो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, ये दिया है। ये जो डिस्टेंस है चर्च से ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिया है, ये है 80 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द चर्च, ये चर्च है, यहां से उसका जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल आपको दिया है और ये है आपका एडजेसेंट है और ये अपोजिट है, एंगल के सामने वाला अपोजिट है, ठीक है। सो जब हमें एंगल दिया रहे, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जब अगर मुझे एडजेसेंट साइड दिया हो, एंगल दिया हो, अपोजिट पूछेगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, tan थीटा लगाऊंगा। सो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ चर्च, बरोबर है, एंड observer be at a point C from church, ठीक है। So therefore जो आपका BC होगा वो हो जाएगा 80 मीटर, सॉरी मीटर दिया है, 80 मीटर। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ले लेता हूं उसको मैं 45 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च विल बी, कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पे हम लगाएंगे सिंस tan थीटा इक्वल टू अपोजिट
साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो देयरफॉर अपोजिट साइड क्या है, AB अपॉन आपका जो एडजेसेंट साइड है वो है BC, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू AB आपका कितना हो गया बच्चों, नहीं पता है, ये हाइट ले लेते हैं हम, BC आपको पता है 80 और tan 45, सो tan 45 आपको पता है बच्चों कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। सो दिस विल गिव अस यहाँ पे h अपॉन 80 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बोलेंगे सिंस tan 45 is equal to 1, so therefore height will be 80 मीटर, ठीक है। सो चर्च की हाइट क्या हो गई बच्चों, 80 मीटर। सो therefore the height of church will be 80 मीटर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। From the top of a lighthouse, an observer looking at a ship makes angle of depression of 60 degree, ठीक है। So जो angle of depression है वो है 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, जो height है lighthouse की कितनी है, 90 मीटर, find how far the ship is from the lighthouse, ठीक है। सपोज एक लाइट हाउस है जो आपका एक लाइट हाउस है जो वॉच करने के लिए रहता है, आपका जो सी वगैरह होते हैं वहां पे कि कौन सा शिप आ रहा है कौन सा नहीं है, तो वो वहां पे कोई टॉप पे लाइटमैन बैठा है, ठीक है। तो वहां से देख रहा है कि कोई शिप आ रही है, उसको देख रहा है वो, तो वो हाइट पे है, बहुत हाइट पे है, तो वो नीचे देखेगा, तो ये इस तरीके से देखेगा, वो अपना क्या करेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो, तो वो अपने हाइट से, जो उसका रेफरेंस पॉइंट है हॉरिजॉन्टल है, उससे नीचे देख रहा है वो, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और जो लाइट हाउस की हाइट है वो है आपका 90 मीटर। तो आपको बताना है वो जो पोजीशन है जो नीचे देख रहा है वो कितनी दूरी पे वो शिप है, तो ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। सपोज यहाँ पे आपका ये लाइट हाउस है, ठीक है, इसकी हाइट है आपका 90 मीटर, ठीक है। लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 90 मीटर। अब क्या है, ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये जो देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपका शिप है, ठीक है, यहाँ पे शिप है, तो मैंने उसको सी ले लिया, और जहां पे ऑब्जर्वर है उसको मैंने ए ले लिया। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट से ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। सो ये जो एंगल बना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सी ले लिया, इसको मैं बी ले लेता हूं, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होगा बच्चों, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, लाइंस एडी और बीसी पैरेलल हो गई, और जो एसी है आपका ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। ये जेड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये अल्टरनेट आपके एंगल्स बन जाएंगे, तो इससे ये भी 60 डिग्री मिल जाएगा। अब हमें फाइंड ये करना है सी, यहाँ लाइट हाउस से इसका जो डिस्टेंस है, एज यूजुअल जो हमने किया अभी पहले वाले में वैसे ही करेंगे। तो चलिए, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, एंड सी बी द पोजीशन ऑफ शिप, ठीक है बच्चों। सी क्या है, शिप की पोजीशन है। सो यहां पे एंगल डी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, सिंस लाइन AD parallel to line AC and AC नहीं BC and line AC is the transversal line,
ठीक है बच्चों, क्या है वो? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये वो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB, अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, सो अल्टरनेट एंगल्स हो गए ये आपके। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB विल बी 60 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ACB कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री। अभी हमें ये 60 मिल गया। अब हमें एज यूजुअल सिंपली क्या करना है? देखिए ये आपका क्या है? थीटा दिया है, अपोजिट साइड दिया है, एडजेसेंट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? tan थीटा अप्लाई करेंगे। सो यहां पे लगाएंगे सिंस tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो यहां पे हो जाएगा, अपोजिट आपका है AB और एडजेसेंट है आपका BC। ठीक है, सो यहां पे ये हो जाएगा बच्चों, tan कितना है? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। यहाँ पे AB आपको है 90 और आपका जो BC है ये नहीं पता है, यही आपको डिस्टेंस निकालना है। सो ये हो जाएगा, बट आपको पता है tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। ये टेबल प्लीज आप लोग ध्यान से देख लीजिए उसको। जिन लोगों ने टेबल नहीं देखा है, वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन का, वो प्लीज देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। ठीक है, सो देयरफॉर यहां हो जाएगा √3 इक्वल टू 90 अपॉन BC। सो देयरफॉर यहाँ BC इक्वल टू हो जाएगा √3, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 90 को मैं इस तरीके से लिखता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, 3 इंटू यहाँ पे 30 अपॉन √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा √3 ऊपर, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है 3। सो ये √3 की वैल्यू आपको दी है 1.73 इंटू 30। इस तरीके से आपको आप करेंगे। आप यहाँ पे अगर √3 की वैल्यू आप रखेंगे 1.73, तो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो इस ये तरीका अपनाइए, बेहतर होगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और यहाँ 5 और एक 0 था, तो ये डेसिमल जो होगा, यहाँ पे एक लगाता हूँ, एक डेसिमल जो होगा शिफ्ट होगा यहाँ पे, दो डेसिमल के बाद शिफ्ट होगा, ये होगा 51.9। ठीक है, सो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, मीटर लिख देते हैं, ये आंसर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज 51.9 मीटर। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। 2 बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच में एक रोड है कोई, उस रोड का जो विड्थ है, रोड जो चौड़ाई है उसकी, वो 12 मीटर का है। फ्रॉम टॉप ऑफ वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग पे खड़े हैं हम लोग, विच इज 10 मीटर हाई। जो बिल्डिंग है जिसपे हम लोग खड़े हैं या ऑब्जर्वर खड़ा है, उसका जो हाइट है जमीन से वो 10 मीटर का है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब फर्स्ट वाली जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट 10 मीटर है, वहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और दूसरी वाली जो बिल्डिंग, सामने वाली जो बिल्डिंग है, उसको देख रहा है टॉप पे, उसके टॉप पे देख रहा है, तो वो जो एलिवेशन बनेगा, एंगल जो बनेगा देखने का, वो बन रहा है 60 डिग्री का। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? तो इस तरीके से कुछ ऐसा दिया है। सपोज ये आपका रोड है, ठीक है, इस रोड का जो विड्थ है वो है आपको 12 मीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक दूसरी बिल्डिंग है, इसका जो हाइट है वो है 10 मीटर। ठीक है, सो ये बिल्डिंग का हाइट मैं मान लेता हूँ AB है और यहाँ पे पॉइंट C है, जहां से ये बिल्डिंग दूसरी वाली खड़ी है। ठीक है, सो ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, ये मैंने मान लिया इसका जो हाइट है वो ABC, D मान लिया इसको। ठीक है, तो CD है उसकी हाइट। अब इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा, ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इसको मैंने E मान लिया है, जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये तो सेम डिस्टेंस होगा। बिल्डिंग आड़ी टेढ़ी तो हो गई, ऐसे जिगजैग वाली तो होगी नहीं, बिल्डिंग स्ट्रेट होगी। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा B और C के बीच में, वही डिस्टेंस A और E के बीच में होगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे ये जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। ठीक है,
और ये आपको दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल दिया है ये दिया है आपको 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 60 डिग्री दिया है। ठीक है, अब ये चीज देखिए, अगर ये आपका 10 है, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, सो अगर मुझे ये पता चल जाएगा, ए ही पता चल जाएगा, ठीक है, और आधा डिस्टेंस, ये जो बिल्डिंग है इतना तो पता चल गया आपको, ये आपको पता चल गया, तो ये आपको क्या है, यहाँ अपोजिट साइड हो जाएगा, यहाँ पे ये एडजेसेंट, ये अपोजिट, टाइम का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो ये डी, तो पूरा ऐड कर देंगे तो पूरी बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट ए बी द हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग एंड सी डी be the height of second building। ठीक है, यहां हो गया। उसके बाद यहां पे BC be the distance or width of the road। ठीक है, आप उसको BC को क्या लिख सकते हो, BC भी द डिस्टेंस या विड्थ ऑफ द रोड। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू आप लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स या विड्थ ऑफ द रोड। ठीक है, तो ये BC हो गया विड्थ ऑफ द रोड, और ये हो गया आपका हाइट AB और DC। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको रेक्टेंगल मानना पड़ेगा AECB या ABCE। ठीक है, सिंस एंगल ABC is equal to angle BCE, आप कोई भी ले सकते हैं, is equal to 90 डिग्री। therefore आपका जो quadrilateral ABCE is a rectangle। ठीक है, so therefore AB equal to हो जाएगा आपका EC विच इज इक्वल टू 10 मीटर एंड BC इक्वल टू AE विच इज इक्वल टू 12 मीटर। इसको हम लोग लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हो गया, इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन 1। ठीक है, अब नाउ in triangle AE and D, angle AED is a right angle। ठीक है, या 90 डिग्री कर सकते हैं आप, and therefore tan theta equal to DE upon AE। tan थीटा, थीटा कितना बच्चों, tan 60 डिग्री। डी आपका नहीं पता है, डी फाइंड करना है, डी मिल जाएगा तो हाइट मिल जाएगा ना आपका सेकंड बिल्डिंग का, बट आपको ए पता है, ए आपको मिला यहां से, ए आपको मिला 12, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू, देयरफॉर डी इक्वल टू 12 इंटू tan 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा 12 इंटू tan 60 आपका कितना होता है, √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 इंटू 1.73। ठीक है, सो यहाँ पे 12 बारते हैं 36, 3 आया, 12 से 84, 84 और 3 7, यहाँ पे आया 8, 12 का नंबर 8 20। सो ये हो जाएगा आपका 2076, डेसिमल 2 पॉइंट के बाद लेगा 20.76 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको डी कितना मिल गया, 20.76 मीटर। नाउ अब क्या निकालेंगे, हाइट। ये तो आपको डी मिला ना, अभी आपको सी यहां से मिला, तो इसको डाल दीजिए 2। ठीक है, नाउ द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज इक्वल टू EC प्लस DE हो जाएगा। तो EC कितना है बच्चों, अभी 10 मिला यहाँ पे फर्स्ट से,
और यहाँ पे आपको मिला 20.76, तो ये टोटल हो जाएगा 30.76 मीटर। ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बस 3 सम हम लोग करेंगे। अगला जो वीडियो लाऊंगा छोटा वीडियो रहेगा, वो भी उसमें 3 सम रहेंगे, कल ही लेके आऊंगा। तब तक घर पे रहिए, स्टडी कीजिए और सुरक्षित रहिए।